Hello everyone, welcome to your CMA final RMBI third class. So we had started off with your module 1 in the second session और आज के सेशन में यही मॉड्यूल 1 को हम कंटिन्यू करने वाले हैं. मॉड्यूल 1 सबसे फर्स्ट हाफ ऑफ RMBI का पेपर इज अबाउट रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग और उसमें भी मॉड्यूल 1 के अंदर जो अपना चैप्टर 1 है वहां हम बेसिक रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट सीख रहे थे. सो अगर आप फर्स्ट सेशन को रिवाइज करके ये सेशन कर रहे हैं सो आई होप यू कैन रिकॉल कि हमने डिस्कस किया था व्हाट इज रिस्क. रिस्क इज द पॉसिबिलिटी दैट अ थ्रेट विल बी एबल टू एक्सप्लॉइट अ वल्नरेबिलिटी. द पॉसिबिलिटी ऑफ दैट हैपनिंग, the probability of that happening is going to be risk for us. The possibility that a threat will be able to exploit a vulnerability leading to losses, exposures for the organizations. हमने डिस्कस किया था रिस्क को एनालाइज दो चीज के बेसिस पे करते हैं. होने का चांसेस कितना, प्रोबेबिलिटी, अगर हुआ तो लॉस कितना, losses, exposures. So when we analyze risk, we analyze risk on two parameters: the probability of the risk materializing and the loss that we will face if the risk materializes. तो रिस्क को आइडेंटिफाई करने का बात किया था, असेस करने का बात किया था, उसके बाद हमने कहा था इवैल्यूएट करेंगे, एनालाइज करेंगे, फिर हमने कहा था रिस्क को मैनेज करना है और फिर मेजर कर रहे होंगे. दैट इज हाउ द साइकिल वाज कंटिन्यूइंग. हमने इनफैक्ट आगे बढ़ के ये डिस्कस भी किया था आपके साथ कि रिस्क मैनेजमेंट इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, इट्स गोना बी अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्स्टेंटली रिस्क मैनेजमेंट करना होगा. हमने जब और आगे बढ़े थे तो आपके साथ डिस्कस किया था व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट एंड वी हैड सेड रिस्क मैनेजमेंट इज अबाउट रिड्यूसिंग द एक्चुअल रिस्क लेवल्स विद इन योर टॉलरेबल रिस्क लेवल्स. वी सेड देयर इज समथिंग गोना बी कॉल्ड एज टॉलरेबल रिस्क लेवल्स एज योर रिस्क एपेटाइट and it's about measuring the actual risk levels and reducing it within your tolerable risk levels or your risk appetite. That's going to be called risk management. हमने कहा था रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए, रिस्क को मैनेज करने के लिए एक प्लान बनाएंगे, प्लान को एग्जीक्यूट इंप्लीमेंट करेंगे एंड इंश्योर करेंगे that the risk management is being done properly in the organizations. That is how we had said we will do risk management. जब और आगे बढ़े थे अपने तो डिस्कशंस को कंटिन्यू किया था. हमने कहा था रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन कंपनी में हर एक काम, एक थिंक ऑफ फंक्शंस लाइक डिपार्टमेंट्स, जैसे मार्केटिंग एक फंक्शन होता है, फाइनेंस एक फंक्शन होता है, वैसे रिस्क मैनेजमेंट इज अ सेपरेट फंक्शन. सो हमने डिस्कस किया था रिस्क मैनेजमेंट के फंक्शन में, रिस्क मैनेजमेंट के फंक्शन के अंदर वी हैड सेड कि बिजनेस के लिए क्या क्या चीजें कवर्ड होनी चाहिए. ये एक अलग एसक्यू डिस्कस किया था. हमने कहा था ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, गाइडलाइंस होना चाहिए, MIS रिपोर्टिंग होना चाहिए, रिस्क रिपोर्टिंग का प्रॉपर फ्रेमवर्क्स होना चाहिए, पीरियोडिक रिस्क रिव्यू एंड इवैल्यूएशंस होना चाहिए. ये सारी चीजें अपने रिस्क मैनेजमेंट फंक्शंस में कवर्ड होने चाहिए. ये सब डिस्कस किया था. फिर हम आगे बढ़े थे तो हमने आपके साथ आगे बढ़ के डिस्कशंस को कंटिन्यू किया था रिस्क के बारे में. फिर बैंकिंग सेक्टर के रिस्क की तरफ आए थे. हमने डिस्कस किया था कैसे कैसे अलग अलग बैंकिंग सेक्टर्स में फाइनेंशियल कोलैप्सेस हुए हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुए हैं एंड दैट इज व्हाई रिस्क मैनेजमेंट इज रिलेवेंट फॉर बैंक्स. हमने रिस्क को मैनेज करने का बेनिफिट्स डिस्कस किया था, रिस्क मैनेजमेंट का बेनिफिट्स वगैरह डिस्कस किया था कि रिस्क मैनेज कर रहे होंगे तो प्रोएक्टिव हो पा रहा होगा ऑर्गेनाइजेशन, प्रोएक्टिवली एंटिसिपेट करेगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वगैरह क्रिएट हो रहा होगा. हमने डिस्कस किया था बेटर कैपिटल बजटिंग वगैरह कर पा रहे होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वही फंड्स वगैरह को ज्यादा बेहतर यूज कर पाएंगे, कैटेस्ट्रोफिक इवेंट्स वगैरह को पहले से एंटिसिपेट करके अवॉइड कर पा रहे होंगे, ग्रोथ वगैरह ज्यादा होगा बिजनेस के लिए. ऐसे ऐसे पॉइंट्स वगैरह डिस्कस किया था. लास्ट में इंप्रूवमेंट, प्रोसेस को इंप्रूव कर पाने का अपॉर्चुनिटीज मिल रहा होगा बिकॉज प्रोसेस को एनालाइज करेंगे, कहां लैक्यूना प्रॉब्लम्स हो सकता है ये समझ पा रहे होंगे. बस इतना ही डिस्कस किया था हमने. सो आज के सेशन में हम वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं आपके साथ. सो वी गोना मूव इनटू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट मॉड्यूल. ओके, आइए चलते हैं उसकी तरफ. सो द नेक्स्ट पार्ट that we are going to be going into, यहां हमारा मेन फोकस होने वाला है, यहां हमारा मेन फोकस होने वाला है टू डिस्कस सबसे पहले आपके साथ रिस्क और अनसर्टेनिटी में क्या फर्क होता है. रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. Now a lot of times and a lot of people use the words interchangeably, risk and uncertainty, लेकिन सर दोनों में कुछ फर्क होता है. क्या फर्क होता है ये डिस्कस कर रहे हैं. रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को बहुत सारे लोग सिनोनिमसली लेते हैं, इंटरचेंजेबली लेते हैं, लेकिन इसमें एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस होता है. क्या डिफरेंस होता है ये डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ.
So now to understand uncertainty, normally आप किसी से पूछो what is uncertainty, बोलेगा something that is not certain. वो गलत थोड़ी ना, एकदम सही है, absolutely. Uncertainty is something that is not certain, the happening or not happening of something that cannot be predicted with certainty, जिसको with certainty आज नहीं बोल सकते कि ये होगा या नहीं होगा, that is uncertainty. ठीक है ना. For example, आज पहला एक दो चीज समझना, रिस्क और अनसर्टेनिटी में दो इंपॉर्टेंट फर्क होगा हमारे लिए, और भी डिफरेंसेस आएंगे पर दो इंपॉर्टेंट फर्क होगा, एकदम लॉजिकली समझा हुआ होगा ना, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा. बोला सर आज अभी मैं जब आपके साथ ये क्लास कंडक्ट कर रहा हूं, नीचे रास्ते पे हो सकता है कोई गाड़ी वाला भी जस्ट पास कर रहा होगा, वो जहां भी जा रहा है, जिससे भी मिलने जा रहा है, यू नो, वो वहां टाइमली पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, ये अनसर्टेनिटी है. ठीक है ना. वो सामने वाला जो अभी भी जस्ट नीचे से पास कर रहा है अपने ऑफिस को, वो अपने जहां भी उसका ऑब्जेक्टिव है, टारगेट है, जहां भी उसे पहुंचना है, वो वहां टाइमली पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, ये अनसर्टेनिटी है. बट वो टाइमली पहुंचे या नहीं पहुंचे, इससे क्या मुझे कोई लॉस होता है, मुझे कोई फर्क पड़ता है? सो हर अनसर्टेनिटी, ये अनसर्टेनिटी है लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहला चीज. ठीक है ना. सो अनसर्टेनिटी इज समथिंग दैट मे और मे नॉट अफेक्ट मी, समथिंग जिसका होना सर्टेन नहीं है लेकिन वो मुझ पे इफेक्ट करेगा ये जरूरी नहीं है. लेकिन रिस्क कुछ ऐसा होगा जो मुझे इफेक्ट करेगा. एंड सर पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा? नहीं, नेगेटिवली अफेक्ट कर, पॉजिटिवली भी कर सकता है लेकिन नेगेटिवली अफेक्ट करेगा, इसका चांसेस होगा. Are you getting all this? Let's say for example, हमने ना एक क्विज रखा, क्विज, और हमने कहा जो भी ये क्विज में आंसर सही देगा उसको कुछ प्राइज मिलेगा. Let's say he gets a Cadbury. ठीक है ना, Cadbury Dairy Milk Silk. So Cadbury तो कंपनी हो गया, करेक्ट, ओके. So he gets a Cadbury Dairy Milk Silk. Now अगर कोई स्टूडेंट सही आंसर दिया तो उसको सिल्क मिलेगा, पॉजिटिव रिटर्न फॉर हिम. अगर नहीं दिया तो कुछ नहीं, ऐसा तो नहीं ना उसका कोई नुकसान हो रहा है, ऐसा तो नहीं ना हम उसे सिल्क ले रहे हैं, नहीं. सो इन दिस केस ईदर यू मे हैव अ पॉजिटिव आउटकम और नो प्रॉफिट नो लॉस, देयर इज नो नेगेटिव आउटकम फॉर यू. लॉजिकली फर्क समझना. अगेन दिस इज एन अनसर्टेनिटी बट दिस इज नॉट अ रिस्क. रिस्क होने के लिए दो चीजें होनी चाहिए. पहला, वो मुझे अफेक्ट करेगा और वो भी नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा होगा. अभी तक फर्स्ट पॉइंट ही समझाया है दोनों एग्जांपल्स के थ्रू. अनसर्टेनिटी में कुछ ऐसा हो सकता है जो मुझे अफेक्ट ही नहीं करे, या कुछ ऐसा हो सकता है जो मुझे अफेक्ट करे विद अ पॉजिटिव और नो प्रॉफिट नो लॉस आउटकम. ये दोनों ही केस में रिस्क नहीं है, अनसर्टेनिटी है. अनसर्टेनिटी मुझे अफेक्ट करेगा एंड अगर उसमें लॉस का चांसेस होगा तब वो अनसर्टेनिटी मेरे लिए रिस्क है. फर्क समझ में आ रहा है ना. बहुत बेसिक ग्रास रूट लेवल पे जाके समझाना हो रिस्क और अनसर्टेनिटी में क्या फर्क है. अनसर्टेनिटी मे और मे नॉट हैव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस आउटकम, बट रिस्क विल ऑलवेज हैव वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज एज अ नेगेटिव आउटकम. रिस्क में लॉस का चांसेस होगा ही होगा, प्रॉफिट का भी चांसेस होगा, दैट्स ओके, बट लॉस का चांसेस होगा. Possibility that it can lead to losses, that's the definition. Uncertainty में लॉस का चांसेस हो ये जरूरी नहीं है. अनसर्टेनिटी मुझे अफेक्ट भी करे ये जरूरी नहीं है. फर्क समझ में आ रहा होगा. I'm going at a very basic level, but एक बार समझा ना, so you'll remember forever. That's how we understand concepts in the class. So risk versus uncertainty. Uncertainty is something that may or may not affect us, or even if it affects, it may affect with with neutral effect or with a positive outcome. But when an uncertainty affects me and there is a possibility of a negative outcome, then it becomes a risk for me. Are you getting this? Uncertainty with a possible negative outcome is a risk. समझ में आ रहा है? Uncertainty that affects me and with a possible negative outcome is a risk for me. Second important factor of difference between risk and uncertainty. Uncertainty में possible outcomes का probabilities
कैन नॉट बी डिफाइंड। रिस्क में हर एक पॉसिबिलिटी का, अनसर्टेनिटीज का, हर पॉसिबल आउटकम का प्रोबेबिलिटीज कैन बी डिफाइंड। आउटकम्स का प्रोबेबिलिटीज कैन बी डिफाइंड। So in case of risk, I will have possible outcomes. One of them will always be negative, and for each of the outcome, probabilities can be assigned. Every uncertainty is a risk. Sorry, every risk is an uncertainty, but every uncertainty is not a risk. ठीक है ना? अच्छा, MCQ बन सकता है। आप तो समझते हैं, शेयर होल्डर स्टेक होल्डर से कहानी शुरू होती है, आप तो वहां से सुनते आ रहे हैं ये सब कहानियां। सो एवरी रिस्क इज एन अनसर्टेनिटी, बट एवरी अनसर्टेनिटी इज नॉट अ रिस्क फॉर अस। आर वी क्लियरली गेटिंग दिस? देखो, ये डिस्कशंस अगर आपने ध्यान से सुना और समझा तो ये पूरा का पूरा यूनिट पार्ट खत्म हो चुका ऑलमोस्ट अपने लिए। मॉड्यूल 1 का पार्ट 1.2 जो कर रहे हैं अपने, ये 1.5 पन्ने का है, जो पन्ना देख चुका होगा। जो लोग टॉपिक शुरू करने के पहले पन्ना देखते हैं, ठीक है ना? तो अगर पन्ना देखा होगा तो 1.5 पन्ने का है सर। ऑलरेडी मेन पार्ट यही है, व्हाट इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू। दैट्स व्हाट वी आर मेनली गोना बी फोकसिंग ऑन। सो द मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस, बाकी बुक अपने को टैब्यूलर में दे देगा, वही टेबल को पॉइंट्स में समझा देगा। टेबल में दे देगा, टेबल को पॉइंट्स में समझा देगा, हम डिस्कस कर लेंगे, खत्म हो जाएगा। लेकिन मेन फंडा समझना, अनसर्टेनिटी may not affect me also. Uncertainty may affect with neutral and positive outcome, but when uncertainty affects with a negative possibility, then it's a risk. Second point of difference, uncertainty there may or may not be probabilities that can be assigned to each outcome, but when probabilities can be assigned, only then it can be a risk. समझ में आ रहा है? पक्का? तो ये दो कंडीशंस हैं, ये दोनों कंडीशंस मेन फर्क होगा बिटवीन अ रिस्क एंड एन अनसर्टेनिटी। आइए, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा है तो अब आप इस पूरे यूनिट को समझने के लिए तैयार हैं। हमें सिर्फ रीड करने होंगे मेन कंटेंट्स को, पॉइंट्स में जाएंगे, पॉइंट्स को फर्दर डिस्कस कर लेंगे टुवर्ड्स द एंड। 15 मिनट का और है ये यूनिट, दैट्स इट। ठीक है ना? तो छोटा सा यूनिट है अपना, आधे घंटे का। आ जाइए, चलते हैं। रिस्क वर्सेस अनसर्टेनिटी। In our day-to-day life, there are many circumstances where we have to take a risk, which involves danger या loss का chances. Risk है तो loss का chances है, गाना मत गाना बेटा वो। Risk है तो loss का chances है। Risk can be understood as the potential of loss, chances of loss. It is not the same as uncertainty. It is not the same as uncertainty. फर्क समझना, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी सेम नहीं होता है। What is uncertainty? It is the absence of certainty of the outcome in a situation. Uncertainty is where the outcome cannot be defined with certainty. Okay. In the ordinary sense, I'll make you write towards the end, इसलिए मैं पहले चाह रहा हूँ रीड कर लेते हैं जितना चीज है अपने बुक में, फिर जहां जितना जो रेलेवेंट लगेगा वो एक साथ लिखवा दूंगा आपको। In the ordinary sense, the risk is the outcome of an action taken or not taken in a particular situation that may result in loss or gain, but loss का chances होना चाहिए। It is termed as the chance of loss or danger that can be minimized through preventive measures. Obviously उसको हम कम करने का कोशिश करेंगे, लेकिन यहां पे chance of loss या होना चाहिए। In financial glossary यानी terms में meaning of risk is not much different. It implies the uncertainty regarding the expected return on the investments. That is, the probability of actual return may not be equal to the expected returns. Such a risk may include the probability of losing the part or whole of investment. Although higher the risk, higher is the expectation of return. Higher the risk, higher is the expectation of return, because investors are paid off for the additional risk. The major elements of risk is systematic risk and unsystematic risk. So this is again a financial terminology we will discuss. सुनना, ऊपर वाले पैराग्राफ से 2-3 लाइन समझा रहा हूं आपको। सबसे पहला चीज, risk is the possibility that the actual result may deviate from expected results. जो लोग थोड़ा सा SFM कर रहे होंगे, किए होंगे,
या साथ साथ में कर रहे हैं, हमसे कर रहे हैं, या कहीं से भी आप कर रहे हो, तो एसएफएम में आप स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना सीखते हैं. व्हाट इज स्टैंडर्ड डिविएशन? इट्स अ मेजर ऑफ रिस्क. एंड व्हाट डज इट मेजर? इट मेजर्स द डेविएशन फ्रॉम द मीन एक्सपेक्टेड वैल्यूज. फॉर्मूला के लॉजिक से समझो, फॉर्मूला का लॉजिक से थ्योरी समझो, और थ्योरी से फॉर्मूला का लॉजिक. यही तो कॉन्सेप्ट है. तो स्टैंडर्ड डिविएशन होता क्या है? इट मेजर्स द डेविएशंस, ऊपर या नीचे, इट मेजर्स द डेविएशंस अराउंड द एक्सपेक्टेड वैल्यूज. सो दैट इज व्हाट दैट लाइन इज सेइंग. अब वो लाइन आपको और समझ में आ रहा होगा. द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्चुअल रिटर्न डेविएटिंग फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, कि वो उससे कम या ज्यादा होगा, ये होने का चांसेस इज द रिस्क दैट वी आर सेइंग. हमारे लिए रिस्क के दो पार्ट होते हैं, सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क. Now, what is systematic risk? What is unsystematic risk? तो आप एक काम करोगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना. जो लोग हमारे साथ क्लासेस कर रहे हैं, चाहे आप YouTube पे कर रहे हो, चाहे आप हमारे साथ रेगुलर रिकॉर्डेड कंटेंट में क्लासेस कर रहे हो, यू मस्ट डू दिस व्हेन यू स्टडी एनी थ्योरी सब्जेक्ट or a subject where there is a lot of theory. I don't say theory subject, but a subject where there is a lot of theory. कई सारे practical subject में भी बहुत सारा theory होता है. So when you study a subject where there is a lot of theory, what you should do is, and I always make my students do it. So the people who are doing recorded batch, you don't have an option. आपको तो करना ही चाहिए. अपने कॉपी के लास्ट के 4-5 पन्नों को important terms heading लिख लो. तो जब हम कोई भी टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे और अचानक से एक वर्ड आ गया और आपके मन में जिज्ञासा, कौतूहलता, क्वेश्चन आ गया कि सर ये वर्ड का मतलब क्या है, तो ऐसे ऐसे सिचुएशंस के लिए हम वो वर्ड लास्ट पेज ऑफ द कॉपी में लिख लेते हैं, क्योंकि वो वर्ड वापस आ सकता है अगले चैप्टर में कहीं ना कहीं. और जो वर्ड्स मुझे लगता है रेकरिंग होगा, आगे के चैप्टर्स में भी आ सकता है. अब आगे के चैप्टर में जाके वापस वर्ड आया, फिर मन में याद तो रहेगा नहीं, फिर पूछेंगे सर ये वर्ड का मतलब. अब आपको ढूंढना पड़ेगा कॉपी में कौन से, या बुक में कौन से पन्ने में कहां पे रखा था. इससे अच्छा ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स का जो राइटअप होगा, वो टर्म का राइटअप हम लोग एक्सप्लेनेशन 2-2 लाइन कॉपी के लास्ट पन्ने में लिखते हैं. सो कॉपी को मैं दोनों तरफ से फिल करवाऊंगा. स्टार्टिंग से तो नोट्स लिख ही रहे थे हम लोग लास्ट डे से. कॉपी के एंड में हम ये अपने इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज मेंटेन करते हैं. सो वहां पे अभी आपको लिखवाऊंगा मैं अबाउट सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क. ये कॉपी के एंड में होगा. रिस्क और अनसर्टेनिटी का राइटअप स्टार्टिंग ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉपी में, जहां नॉर्मल चल रहा है वहां आप हेडिंग लिख लोगे पार्ट 1.2 रिस्क वर्सेस अनसर्टेनिटी, और उसके नीचे लिखेंगे हम. 2 अलग अलग राइटअप्स की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे. पहले सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क समझा रहा है और लिखवाएगा. सुनना, ये टॉपिक भी CMA फाइनल SFM के पेपर में बहुत डिटेल्स में कवर होता है इन अ चैप्टर कॉल्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. सो द वंस हु हैव ऑलरेडी स्टार्टेड और डूइंग द चैप्टर, you would always know. The ones who have not started, don't worry, I will make you explain you in short, make you write a couple of lines so that when you do it there, it's going to be easily covered for you. बाकी जो हमारे से दोनों सब्जेक्ट्स कर रहे होंगे उनको तो टेंशन ही नहीं है, उन्होंने मेरा ही नोट्स दोनों जगह पढ़ रखा है. CMA फाइनल रिस्क मैनेजमेंट के पेपर में आगे भी ये वर्ड्स आएंगे अपने लिए, सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क. सो व्हाट इज सिस्टमैटिक रिस्क एंड व्हाट इज अनसिस्टमैटिक रिस्क? सो सिस्टमैटिक रिस्क इज बेसिकली वो रिस्क जो बिजनेस स्पेसिफिक है. सिस्टमैटिक रिस्क इज वो रिस्क जो बिजनेस स्पेसिफिक है. बिजनेस स्पेसिफिक है यानी सिस्टमैटिक रिस्क इज वो रिस्क जो मार्केट स्पेसिफिक है. मार्केट स्पेसिफिक है यानी एक पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड नहीं है, दैट इज रिलेट्स टू द एंटायर मार्केट और द इकोनॉमी एज अ होल. सिस्टमैटिक रिस्क को हम नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क बोलते हैं, जिसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है. अनसिस्टमैटिक रिस्क इज अ रिस्क जो फर्म स्पेसिफिक रिस्क है. अगर मेरा बिजनेस है, जो स्पेसिफिक मेरे बिजनेस से रिलेटेड जो रिस्क हो रहा होगा, जिसको हम मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. जैसे अगर आपने बहुत ज्यादा लोन ले रखा है बैलेंस शीट में, तो इंटर का कॉन्सेप्ट समझते हैं, लेवरेज ज्यादा हो गया, फाइनेंशियल लेवरेज. फाइनल के लैंग्वेज में बोले तो नॉर्मल फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा हो गया. सो अगर आपने ज्यादा बैलेंस शीट में डेट वगैरह ले रखा है, फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है आपका, तो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है. ये आपके कंट्रोल में है. आप चाहे तो डेट कम कर लीजिए, इक्विटी बढ़ा लीजिए, अपने आप बिजनेस के लिए कम हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा. तो फाइनेंशियल रिस्क, दिस इज गोइंग टू बी समथिंग दैट इज कंट्रोलेबल, जो बिजनेस के कंट्रोल में है, जो बिजनेस अपने हिसाब से मैनेज कर सकता है. दिस इज अनसिस्टमैटिक रिस्क. लेकिन मार्केट का इंटरेस्ट रेट,
मार्केट का इन्फ्लेशन रेट, क्या ये मैं कंट्रोल कर सकता हूं? सर, आई एम वन टाइनी ड्रॉप इन एन ओशन. Yes, I contribute, but I cannot control. So interest rate risk and inflation risk, these are all risk that affects me. How does it affect me? आगे के चैप्टर्स में बहुत डिटेल्स में आएगा, बट सिंपल लैंग्वेज में अगर इन्फ्लेशन होता है तो कहीं ना कहीं मेरे लिए कॉस्ट ऑफ इनपुट्स वगैरह बढ़ जाएगा. ठीक है ना. हर बिजनेस अपना आउटपुट का प्राइस इजीली चेंज नहीं कर सकता, लेकिन इनपुट का प्राइसेस बढ़ जाएगा. दैट विल हैव एन इफेक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस. ओके, सो कहीं ना कहीं बिजनेस में सिस्टमैटिक रिस्क will have an effect. Systematic risk will have an effect on the entire economy, including my company, but it is something that I cannot control. So that's going to be called systematic risk. Systematic risk is non-diversifiable, non-controllable, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है. Unsystematic risk is firm specific risk that is diversifiable, that is controllable, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. पोर्टफोलियो की लैंग्वेज में बोलते हैं कि अगर आप एक इन्वेस्टमेंट करते हो एक पर्टिकुलर स्टॉक में, तो स्टॉक का सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क दोनों आप पे एप्लीकेबल होता है. लेकिन जब आप एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो अनसिस्टमैटिक रिस्क हेज हो जाता है, कवर हो जाता है, एंड डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स करने से सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क रह जाएगा, अनसिस्टमैटिक रिस्क लो, नेग्लिजिबल हो जाएगा. That is why portfolio concept says that you should always invest in a diversified portfolio. अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, अलग जगह आता है, लेकिन अपने लिए जब वर्ड आता है तो उस पर रुक कर डिस्कशन करना बनता है, तो वो डिस्कस कर रहे थे. कॉपी के लास्ट पेज में लिखना शुरू कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स, जहां पे आप सबसे पहले लिखेंगे सिस्टमैटिक रिस्क. लिखिएगा, सिस्टमैटिक रिस्क इज systematic risk is market related risk systematic risk is market related risk that affects all the companies in the market as a whole. Systematic risk is market related risk that affects all the companies in the market as a whole. And it is not under the control of any single organization. And it is not under the control of any single organization. And it is not under the control of any single organization. Full stop. It is non-diversifiable risk that cannot be eliminated. It is non-diversifiable risk that cannot be eliminated. Clear है? लिख लो. It is non-diversifiable risk that cannot be eliminated. Systematic लिख रहे थे पूरा अभी तक. Next line, unsystematic risk. Next point. Unsystematic risk. This is the risk specific to a particular organization this is the risk applicable for a specific organization full stop. This is firm specific risk that can be controlled by the firm itself. That can be controlled by the firm itself.
can be eliminated slash reduced by making diversified investments. It can be eliminated slash reduced by making diversified investments. Okay, come back. Now डेफिनेशन ऑफ अनसर्टेनिटी पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद राइटअप लिखेंगे रिस्क वर्सेस अनसर्टेनिटी वाला पार्ट. By the term uncertainty, we mean the absence of certainty, something which is not known. It refers to a situation where multiple alternatives are resulting in a specific outcome, but the probability of the outcome is not certain. ये लाइन समझना है एकदम क्लियरली. मल्टीपल आउटकम होगा लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ द आउटकम इज नॉट नोन. ये रिस्क और अनसर्टेनिटी में फर्क होगा. दो फर्क है मैंने कहा. रिस्क में नेगेटिव आउटकम होना चाहिए, अनसर्टेनिटी में नेगेटिव आउटकम होना चाहिए जरूरी नहीं है. अनसर्टेनिटी में प्रोबेबिलिटी इज नॉट नोन, रिस्क में प्रोबेबिलिटी विल बी नोन. तभी तो प्रोबेबिलिटी इनटू एक्सपोजर करके रिस्क को मेजर करेंगे हम लोग. This is because of insufficient information or knowledge. Hence, it is hard to predict the outcome of the events. Uncertainty cannot be measured. Why? Because probability cannot be known. Probability cannot be applied because the probabilities are unknown. देखो, uncertainty के केस में probability cannot be defined. Probability is not known. जबकि risk के केस में probabilities are known. दो मेन फर्क है रिस्क और प्रोबेबिलिटी के लिए. अपने लिए टेक्निकली अपने बुक में 5 डिफरेंसेस आ रहे हैं, लेकिन अपने लिए मेन डिफरेंस 6, लेकिन अपने लिए मेन डिफरेंस है 2. एक, रिस्क में नेगेटिव आउटकम होना ही चाहिए, अनसर्टेनिटी में नेगेटिव आउटकम होना ही चाहिए जरूरी नहीं है. रिस्क के अंदर प्रोबेबिलिटीज विल बी नोन, अनसर्टेनिटी में प्रोबेबिलिटीज आर नॉट नोन. देखो, रिस्क में प्रोबेबिलिटीज आर नोन, uncertainty में it is not known to us. Probability of winning or losing something worthy. यहां पे लॉस का चांसेस होना चाहिए, दिखवाएगा ये. Uncertainty implies a situation where future events are not known. जहां फ्यूचर सर्टेन नहीं है लेकिन वहां लॉस का चांसेस हो, ऐसा कोई कंपल्शन भी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. Risk can be measured. Uncertainty cannot be measured. Why? Because probabilities cannot be known. Chance of outcome unknown. Outcome is unknown. कंट्रोल कर पाएंगे, अनकंट्रोलेबल है. कंट्रोल मतलब सारा रिस्क नहीं कर सकते ऑब्वियसली. सिस्टमैटिक रिस्क कैन नॉट बी कंट्रोल्ड. अनसिस्टमैटिक रिस्क कैन बी कंट्रोल्ड. रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, अनसर्टेनिटी को मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं बिकॉज कंट्रोल नहीं कर सकते. सो काइंड ऑफ द पॉइंट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर. सेकंड पॉइंट इज कनेक्टेड टू द लास्ट पॉइंट. फोर्थ पॉइंट इज कनेक्टेड टू द फिफ्थ पॉइंट. क्योंकि कंट्रोलेबल है तो उसको मिनिमाइज किया जा सकता है, जो अनकंट्रोलेबल है उसको मिनिमाइज भी नहीं किया जा सकता. जहां प्रोबेबिलिटी नहीं पता वहां मेजर भी नहीं कर सकते, जहां प्रोबेबिलिटी पता है वहां मेजर भी कर सकते हैं. चांसेस पता होगा, चांसेस पता नहीं होगा. आर यू गेटिंग दिस? यही 6 पॉइंट को बुक ने नेक्स्ट पेज में डिफरेंसेस को बुलेट फॉर्म में दिया है, नोटिस करना. ओके, टेक अ मिनट एंड रीड द 6 पॉइंट्स प्लीज, बिकॉज वो 6 पॉइंट्स कुछ नया नहीं है. वो 6 पॉइंट्स आर द सेम 6 पॉइंट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द टेबल, खाली उन्हीं को उन्होंने सेंटेंसेस बना के दे दिया है. तो ऑब्वियसली टैब्यूलर याद रखना बहुत इजी होगा अपने लिए. इनफैक्ट टैब्यूलर विल बी एन एसक्यू फॉर अस. ओके, the differences will be an SQ for us. Okay,
टेक अ मिनट एंड रीड द डिफरेंसेस. ये 6 पॉइंट्स प्लीज. सेम चीजें हैं खाली, द ओनली डिफरेंस बीइंग वहां पे टेबल में दिया हुआ है, यहाँ पे बुलेट्स है, रीड कर लो. Okay. Let's discuss. रिस्क में सिचुएशन सेम लाइन है ऑलमोस्ट. देखो, पॉसिबिलिटी ऑफ विनिंग और लूजिंग समथिंग होगा. यहां पे फ्यूचर इवेंट्स आर अननोन. Risk can be measured and quantified. It is not possible to measure and quantify. Probabilities are assigned, यहाँ पे not assigned. Risk can be controlled with measures. Uncertainty cannot be controlled because ये uncertain है. Outcomes are known, यहाँ पे outcomes are unknown. रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं क्योंकि कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पे मिनिमाइज नहीं किया जा सकता है. देखो, if you're getting the points that we're discussing, each of the 6 points practically is covering the same things that we've discussed in the table. It's just that उसको tabular की जगह paragraphs में lines में दे दिया गया है. नीचे बुक बोला, there is an old saying, no risk no gain. So if an enterprise wants to survive in the long run, it has to take calculated risks. Uncertainty is inherent in every business and the business person has no idea what will happen next. Outcome is unknown. बिजनेस में पता थोड़ी ना अगला दिन कितना सेल आएगा, कितना कंपनी का प्रॉफिट होगा आने वाले साल में. अपने एस्टिमेट कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन क्या पता है क्या? एक्चुअल्स तो पता ही नहीं होता किसी को. सो बिजनेस इज फिल्ड विथ अनसर्टेनिटी एंड ऑफ आउटकम्स. रिस्क लेना इज इनहेरेंट इन द नेचर ऑफ द बिजनेस. नो रिस्क नो रिटर्न, हाई रिस्क हाई रिटर्न. तो आइडियली तो बिजनेस में रिस्क लेना है, लेकिन रिस्क एग्जॉर्बिटेंटली नहीं लेना है, बहुत ज्यादा नहीं लेना है. रिस्क कंट्रोल्ड होना चाहिए. वो कितना होना चाहिए, यही कैलकुलेट मेजर करना हम सीखेंगे आगे चलकर. ओके, देखो, दिस कंप्लीट्स द सेकंड यूनिट फॉर अस. सो हम चैप्टर 1 मॉड्यूल 1 के अंदर है. चैप्टर 1 मॉड्यूल 1 का पहला इंट्रोडक्शंस वगैरह कवर किया था. रिस्क का कॉन्सेप्ट सीखा था हम लोगों ने. आज रिस्क और अनसर्टेनिटी का डिफरेंस सीखा है हम लोगों ने अभी तक. आगे बढ़ेंगे, वी विल बी मूविंग अहेड नेक्स्ट इनटू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट, बट आर वी वेरी क्लियर विद द डिस्कशन? नो, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी का डिफरेंस. ओके, आगे बढ़ने के पहले लिखवा देते हैं आप लोगों को जो राइटअप लिखवाना है मुझे. कॉपी में लिखिएगा, फर्स्ट पार्ट में, कोई एंडिंग में नहीं, इनिशियल पार्ट में. रिस्क वर्सेस अनसर्टेनिटी. Risk versus uncertainty. Okay, उसके नीचे लिखना, in case of uncertainty, there will be various possible outcomes. There will be various possible outcomes
in case of uncertainty, there will be various possible outcomes. The probability of which cannot be known with certainty. The probability of which cannot be known with certainty. However, cannot be known, certainty word मत लिखो, confusion हो जाएगा. The probability of which cannot be known. However, in case of risk, probabilities can be assigned. However, in case of risk, probabilities can be assigned to each of the possible outcomes. However, in case of risk, probabilities can be assigned to each of the possible outcomes. Probabilities can be assigned to each of the possible outcomes. We'll stop. Next line. Another major difference between risk and uncertainty. Another major difference between risk and uncertainty is that in case of uncertainty, there may or may not be a negative outcome. In case of uncertainty, there may or may not be a negative outcome. There may or may not be a negative outcome. However, in case of risk, there will always be a possibility of loss. However, in case of risk, there will always be a possibility of loss. There will always be a possibility of loss. And hence, a negative outcome will always be possible. And hence, a negative outcome will always be possible. And hence, a negative outcome will always be possible. Clear हो रहा है? This is Unit 2. We'll move towards Unit 3. But are we very clear with this? Risk versus uncertainty. काम का सिर्फ दो ही चीज है. What is risk? पहले से सीखा हुआ है. What is uncertainty का definition and risk versus uncertainty का table. That's it. एग्जाम ओरिएंटेड बात करें, दो चीजें निकालना है इस डेढ़ पन्ने से. अनसर्टेनिटी का डेफिनेशन 2 लाइन एंड रिस्क वर्सेस अनसर्टेनिटी का टेबल. सिंपल है. We are going to be starting off with the next unit with you, which is about types of risk. So इस यूनिट में, इस पार्ट में हम दो मेन क्वेश्चन सीखेंगे. टाइप्स ऑफ रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट में हमारे लिए क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं. So there are two questions that we are going to be studying in this unit. Okay. पहला है टाइप्स ऑफ रिस्क. अलग अलग टाइप के रिस्क का नाम सीखने जा रहे हैं और ये सारे टाइप्स ऑफ रिस्क के बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन है इन द नेक्स्ट मॉड्यूल्स. सो अपने लिए जो नेक्स्ट 3-4 मॉड्यूल्स आने वाले हैं, इन सब मॉड्यूल्स के अंदर जो जो रिस्क आएगा, जिसमें हम लोग कई सारे पन्ने पढ़ेंगे, उस मॉड्यूल्स के बारे में 2-2 लाइन का इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया जा रहा है.
So we are kind of laying down a base for the next modules that are about to come. So यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या क्या टाइप्स ऑफ रिस्क आगे आने वाला है, थोड़ा इंट्रोडक्शन ले रहे होंगे. कुछ इंट्रोडक्शन आपको फर्स्ट वीडियो में भी मैंने दिया था, फर्स्ट डिस्कशंस में. यहाँ पे भी एक इंट्रोडक्शन हर एक के बारे में आएगा. एंड देन वी विल डिस्कस द ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस दैट मे कम इन रिस्क मैनेजमेंट. आ जाइए. बुक सेज रिस्क इज इनएस्केपेबल. ऐसा नहीं है कि आप बच के निकल सकते हैं, इसको चकमा देना पॉसिबल नहीं है. लेकिन बैंक्स मस्ट डू एवरीथिंग टू मिटिगेट इट. उसको कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए बैंक जो भी कर सकता है वो करने का कोशिश करेगा. कॉमन टाइप्स ऑफ रिस्क क्या क्या होता है बैंक्स के लिए? बैंक्स फेस अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रिस्क. 7 मोस्ट कॉमन टाइप्स दैट वी आर अबाउट टू डिस्कस, एक एक करके. 7 मोस्ट कॉमन टाइप. सबसे पहला है ऑपरेशनल रिस्क. ऑपरेशनल रिस्क, जब भी ये वर्ड आए हमेशा याद रखना, इट डील्स विथ डे टू डे ऑपरेशंस. ऑपरेशनल रिस्क डील्स विथ डे टू डे ऑपरेशंस. तो बैंक जो डे टू डे काम कर रहा है उसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती है उसका बात कर रहे हैं. जैसे कि सर्विस इंटरप्शन, सर्वर डाउन हो गया, इंटरनेट नहीं चल रहा बैंक का. ऐसा आजकल कम होता है, पहले ज्यादा होता था लेकिन हो सकता है. तो सर्वर डाउन हो जाना, इंटरनेट नहीं चलना, दीज आर ऑल गोना बी सर्विस इंटरप्शंस. सिक्योरिटी ब्रीचेस वगैरह हो जाना बैंक के यहाँ पे, दीज आर ऑल ऑपरेशनल रिस्क. रिस्क इनका टेक्निकल डेफिनेशन ड्यू टू फेलियर इन पीपल, प्रोसेस एंड पॉलिसीज एंड सिस्टम्स. दिस इज ऑपरेशनल रिस्क. Operational risk is risk that may affect people, process, security and systems. Okay. डे टू डे ऑपरेशंस को अफेक्ट करने वाले ये सारे रिस्क हमारे लिए ऑपरेशनल रिस्क कहलाएंगे. जैसे एग्जांपल्स लिख के रखो या याद रखो अपने लिए. सर्वर डाउन होना, इंटरनेट डाउन होना, कोई वायरस अटैक हो जाना, कोई सिक्योरिटी ब्रीच हो जाना, अनऑथराइज्ड एक्सेस कर लेना कोई. मार्केट रिस्क. Market risk. So what is market risk for us? This is also known as systematic risk. वर्ड समझ में आ गया होगा. सिस्टमैटिक रिस्क पिछला पन्ना में ही समझा चुका. मार्केट रिलेटेड रिस्क जो सारे कंपनीज को इक्वली अफेक्ट करता है, खाली मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं होता. मार्केट रिस्क रेफर्स टू एनी लॉसेस रिजल्टिंग फ्रॉम चेंजेस इन द ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स. इकोनॉमिक रिसेशन होना, नेचुरल डिजास्टर्स होना, पॉलिटिकल अनरेस्ट होना, इंटरेस्ट रेट चेंज होना, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, ग्लोबल टर्मोइल होना, दीज आर ऑल कॉन्सेप्ट्स. कोविड अटैक होना, पैंडेमिक्स होना, दीज आर ऑल मार्केट रिलेटेड रिस्क, obviously not in the control of any organization. Keeping any controversial statements aside. लिक्विडिटी रिस्क. लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है सर? अगर हमारे पास सफिशिएंट फंड्स ना हो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए. लिक्विडिटी रिस्क इज द इनएबिलिटी टू मीट इट्स ऑब्लिगेशंस, thereby jeopardizing its financial standings or even its existence. Liquidity risk is where the prevents a bank from being able to convert its assets into cash without sacrificing any loss. Inability, ये वाला वर्ड है, हाँ, मेन वर्ड यही है. इनएबिलिटी टू मीट द ऑब्लिगेशंस. Inability to meet the obligations, that is liquidity risk. Without not being able to sell the assets without any loss. कंप्लायंस रिस्क नाम से समझ में आएगा आपको. रिस्क ऑफ एनी नॉन कंप्लायंसेस ऑकरिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन.
सो हर एक बैंक पे बहुत सारे कंप्लायंसेस एप्लीकेबल होते हैं. कोई भी कंप्लायंसेस आपने मिस कर दिया या ठीक से नहीं किया, ये होने का चांसेस इज गोइंग टू बी कंप्लायंस रिस्क. एनी रिस्क इनकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फेलियर टू कंप्लाई विद द लॉज एंड रेगुलेशंस. इसके वजह से रेप्यूटेशनल डैमेज वगैरह होगा, पेनल्टीज वगैरह हो सकता है. रेप्यूटेशनल रिस्क, ब्रांड गुडविल खराब होना, डाइल्यूट हो जाना, कुछ भी ऐसा होना, कोई कॉम्पिटिटर का कुछ ऐसा करना, कोई कस्टमर का फीडबैक्स ऐसा होना, कोई कोर्ट का ऐसा कुछ आना, कुछ भी ऐसा होना जो कंपनी का रेप्यूटेशन, ब्रांड गुडविल को खराब करता है. रेप्यूटेशनल रिस्क रेफर्स टू एनी डैमेज टू द कंपनीज ब्रांड एंड रेप्यूटेशन. एक्शंस ऑफ एम्प्लॉइज होना, या कोई इंस्टीट्यूशन होगा, या कस्टमर, या कोई भी कुछ ऐसा करना जो कंपनी का ब्रांड गुडविल को इफेक्ट करता है. क्रेडिट रिस्क इज ऑलवेज रिस्क ऑफ, फर्स्ट सेशन में बोला था डिफॉल्ट, बैंक की भाषा में बोले तो एनपीएस, बैड डेब्ट्स, फाइनेंस की दुनिया में बोले तो अकाउंट्स की दुनिया एक्चुअली. रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, एनपीएस, बैड डेब्ट्स, जिस भी नाम से समझो आप. रिटेल बैंक्स टेक अ क्रेडिट रिस्क बाय lending and borrowing. The risk itself is that the bank might incur debt as a result of such an agreement. Borrower will be able to repay the loan. अगर वो नहीं चुका पाया, डिफॉल्ट कर गया. रिस्क ऑफ बैड डेब्ट्स, ये लिख के रखो सिंपल भाषा में. क्रेडिट रिस्क इज द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, बैड डेब्ट्स, एनपीएस, दैट द अदर पार्टी विल नॉट बी एबल टू पे टाइमली. जब भी ड्यू डेट आएगा तो वो नहीं पे कर पाएगा, ये होने का रिस्क इज क्रेडिट रिस्क. बिजनेस रिस्क, it is the risk arising from business decisions that affect profitability of the business. That affect the profitability of the business. So business risk क्या हो गया, कोई भी डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस नहीं, डे टू डे ऑपरेशंस नहीं, कंपनी के बिजनेस के ऑपरेशंस के दौरान, बिजनेस के रनिंग के दौरान, जब बिजनेस चल रहा है, जो भी आप डिसीजंस ले रहे हैं, उसके वजह से अगर कोई भी ऐसा कॉन्सिक्वेंसेस होना जो बिजनेस के लिए लॉस, प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है, दैट्स कैन नॉट बी बिजनेस रिस्क. एनी स्टेम्स फ्रॉम बैंक्स strategy and affects the bank's profitability. It comes from the bank's strategy and affects the business bank's profitability. जैसे कि closure acquisitions करना, inability to keep up with the competitors. So आपने competition से लड़ने के लिए जो भी किया, बैंक्स में भी तो कंपटीशन चलता है, बहुत सारे बैंकर्स हैं आपस में, कस्टमर्स को अक्वायर करने के लिए बहुत सारा काम करते हैं. तो ये कंपटीशन से लड़ने के लिए आपने जो भी काम किया, अगर वो आपके लिए सक्सेसफुल नहीं रहा, दैट इज गोइंग टू बी अ रिस्क फॉर अस, बिजनेस रिस्क. बैंक्स एबिलिटी टू क्लोजर एंड एक्विजिशंस, अगर आपने मर्जर एक्विजिशंस करने का बात किया, अगर ठीक से नहीं कर पाए, दैट इज गोइंग टू बी अ रिस्क फॉर अस. तो आइडियली these are risks arising from business decisions that affect the profitability of the business. डे टू डे बिजनेस जब हम कर रहे हैं, उसमें जो भी हम डिसीजंस ले रहे हैं, कोई मर्जर करना, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, ऐसा कोई भी बिजनेस डिसीजन जो हमने लिया और उसके वजह से अगर बिजनेस में कोई भी लॉसेस का चांसेस अराइज होगा, दैट इज गोइंग टू बी बिजनेस रिस्क फॉर अस. So these are going to be the 7 main types of risk that we will talk about. Operational risk with respect to day-to-day operations. Market related risk that is systematic, that affects all the organizations. Liquidity risk where the business may not have sufficient funds, liquidity to meet the day-to-day expenses, to meet the liabilities that may arise, obligations that may arise. Compliance risk is the risk of non-compliance. तो कोई भी कंपनी पे लॉस, कंप्लायंसेस जो एप्लीकेबल था, अगर आपने नॉन कंप्लायंस किया तो आप पे पेनल्टी, फाइन वगैरह लग जाएगा, उसका रिस्क. रेप्यूटेशनल रिस्क इज द ब्रांड गुडविल खराब होने का रिस्क अपने लिए. क्रेडिट रिस्क इज डिफॉल्ट का, कि सामने वाला काउंटर पार्टी डिफॉल्ट कर गया तो. एंड बिजनेस रिस्क, अगर बिजनेस में हमने जो भी डिसीजंस लिया वो गलत हो गया, उसकी वजह से कोई लॉस हो गया तो. देखो, आर वी क्लियर विद द टाइप्स ऑफ रिस्क वाला पार्ट फॉर अस, बिकॉज वी विल नाउ बी मूविंग टुवर्ड्स ऑब्स्टिकल्स टू रिस्क मैनेजमेंट. दैट्स द नेक्स्ट SQ. So 7 types of risk was an SQ. यहां से 2 ही क्वेश्चन है अपने लिए मेन. 7 types of risk
एंड ऑब्स्टिकल्स टू रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग। ना ये ऑब्स्टिकल्स के अंदर आएंगे, बट पहले यहाँ ऑब्स्टिकल्स में जाने के पहले टाइप्स ऑफ रिस्क क्लियर है ना, चेक कर लीजिए प्लीज, कंफर्टेबल विद इट, बिकॉज विल देन गो इनटू द ऑब्स्टिकल्स एक एक करके। ओके अब ये ऑब्स्टिकल्स में अपने लिए मेन पॉइंट 6 है, अगर आप नोटिस करोगे पन्ना घुमा के चेक कर लो, अपने लिए मेन पॉइंट 6 पॉइंट्स है। यही 6 पॉइंट्स को खींच के 2 पन्ना से भी ज्यादा लिखा गया है। सो हमें क्या करना है, विल पिक अप आउट 2-3 लाइन्स इन द बुक एंड अगेन like we did for benefits, we'll write a couple of one sentence about couple of lines for each of the 6 points. That will sufficiently cover for us. तो हर एक पॉइंट के बारे में 2 या 3 लाइन रीड करेंगे, 1 या 2 लाइन लिखवाएगा एंड उससे अपना सफिशिएंटली पूरा का पूरा यूनिट कवर हो जाएगा। बिकॉज इस ऑब्स्टिकल्स के बाद यूनिट 4 भी खत्म, अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो छोटा छोटा यूनिट्स है, ठीक है ना। तो इस ऑब्स्टिकल्स के बाद यूनिट 3 भी खत्म अपना, 4 and 5 है। तो वी विल गेट इन टू द नेक्स्ट यूनिट आफ्टर दैट, बट पहले इसको फिनिश करते हैं। आ जाइए, रेगुलेटरी चेंजेस। ओके, तो बोला लॉज कॉन्स्टेंटली बदलते हैं, कई बार नए लॉज आ जाते हैं, कई बार नए लॉज बोलेंगे आपको ये काम करना चाहिए, ये ऐसे करना चाहिए। सो नए नए कंप्लायंसेस के वजह से नए नए रिस्क क्रिएट हो सकते हैं और इसीलिए रिस्क को मैनेज करना एक चैलेंज होगा हमारे लिए। ऑब्वियसली उसके लिए कंट्रोल्स होगा कि आप भी अपना अपडेटेड टीम रखिए जो कॉन्स्टेंटली नया नया लॉज को पढ़ेगा, समझेगा, उसके वजह से क्या नया कंप्लायंस आ रहा है वो समझेगा, ताकि हम कंप्लायंसेस करते रहें, ताकि वो रिस्क मैनेज हो जाए। That can be handled. Please understand that the obstacles that we are discussing, उन obstacles का रास्ता भी होगा, बाईपास भी होगा। ऐसा नहीं है कि ये इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, बट हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, उन चैलेंजेस के सोल्यूशंस भी होंगे। जैसे पहला चैलेंज बोल रहे हैं रेगुलेटरी चेंजेस, तो अपने बोल रहे हैं लॉज बदलता रहता है, कई बार नए नए लॉज आते रहते हैं। अगर नया लॉ आ गया तो वो हमारे लिए एक चैलेंज क्रिएट करेगा, रेगुलेटरी चेंजेस। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट रीड करते पहले, दिस रेगुलेटरी लैंडस्केप इज इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ फ्लक्स विद न्यू रेगुलेशंस चेंजेस, with new regulations being handed down every month. It can be challenging for banks to comply with ever changing rules, and this will expose them to compliance risk and its severe consequences. एक सेंटेंस लिख लेना वहां पे, new regulatory changes new regulatory changes occur constantly and these affect and these create new regulatory changes occur constantly and these create new compliances for the banks. This creates new compliances for the banks. Full stop. This increases compliance risk for the banks. This increases compliance risk for the banks. क्लियर हो रहा है क्या? चेक करो. This increases compliance risk for the banks. Compliance risk management has 3 steps. Compliance risk को मैनेज करने का 3 स्टेप से पहले compliances क्या क्या एप्लीकेबल है ये जानिए. Be aware of the regulations. Know the law.
understand the impact on its business, understand the applicable impact and compliances, and implement necessary changes to ensure compliant. Take steps to ensure compliance. Can be a शॉर्ट क्वेश्चन, इसलिए अलग से डिस्कस कर रहे हैं. 6 पॉइंट होगा, बीच में एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है. कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो पहले लॉज को समझिए. लॉ का मेरे बिजनेस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसकी वजह से क्या कंप्लायंसेस मुझे करना पड़ेगा, ये समझिए और स्टेप्स लेके कंप्लाई करिए. सिंपल. Although it might seem very simple, this process requires banks to spend significant amount of resources. Are you getting this? आपको लग रहा है बहुत सिंपल है, लेकिन इसको कंप्लायंसेस को समझना, उसको कंप्लाई करना, ये एक चैलेंज होगा बैंक्स के लिए, ऐसा बुक बोलना चाह रहा है. देखो नेक्स्ट पॉइंट सेज राइजिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशंस. तो बोला कस्टमर्स कॉन्स्टेंटली कुछ नया एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ डिमांड इंक्रीज. आप कस्टमर को जितना भी दे दोगे ना, वो तो डीम्ड हो गया. अब वो चाहेगा अच्छा और क्या दे सकते हैं. आपने और कुछ दिया एक्स्ट्रा सर्विस उसको, बहुत अच्छा है, ये तो ठीक है, अब आप और क्या दे सकते हैं ये बताइए. सो कस्टमर नीड्स आर नेवर सैटिएबल, जो बोलते हैं नेवर सेटिस्फाइड. सो कस्टमर्स विल ऑलवेज वांट मोर सर्विसेज अटैच्ड, और वो कस्टमर नीड्स को मीट कर पाना, दैट्स गोना बी अ चैलेंज फॉर अस. तो रिस्क मैनेजमेंट करते टाइम हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा कि हम कस्टमर नीड्स सेटिस्फाई कर सकें, कस्टमर नीड्स को मीट कर पाए, लेकिन कस्टमर का एक्सपेक्टेशंस बढ़ता रहेगा और उसको मीट करने के लिए हम कॉन्स्टेंटली चेंजेस करेंगे, एंड दैट विल क्रिएट न्यू रिस्क फॉर द बिजनेस. Today's customer is expert at using their personal device for tasks, including banking. This has led to mobile banking apps. These apps are often treated as a supplement to the bank's brick and mortar offering. Brick and mortar यानी जो दुकान बना के, मतलब बैंक के ब्रांच बना के, जो शोरूम के थ्रू या ब्रांचेस के थ्रू जो हम काम करते हैं, that's a brick and mortar. The mobile app often pales in comparison to their online banking platform. ओके, सो बोल रहा है बैंक्स के लिए ऐसा नहीं कि खाली ऑनलाइन रहेगा, ऑनलाइन रन्स अलोंग विद द ब्रांचेस. ये दोनों को चलाना है, कस्टमर का नीड्स को भी मैनेज करना है. दैट इज गोना बी अ चैलेंज फॉर अस. लिखना, customer needs are constantly changing. Customer needs are constantly changing, and they are not satiable. Satiable, SATIABLE, and they are not satiable. Customer needs are constantly changing and they are not satiable. Banks are constantly making changes and improvements Banks are constantly making changes and improvements Banks are constantly making changes to meet the customer needs. To meet the customer needs. For example, the introduction of mobile apps. For example, the introduction of लिखना है, the introduction of mobile apps.
However, this exposes the banks to new types of risks. However, this exposes the banks to new types of risks. Okay. Now, there is also a matter of fact that in 2017 it was reported that mobile apps belonging to 50 of the world's 100 largest banks were vulnerable to hacking attacks. तो जब नए नए हम टेक्नोलॉजी वगैरह लगाएंगे तो उसमें रिस्क वगैरह भी रहेगा, लेकिन बेनिफिट्स भी होगा. अगर ट्रूली फुल्ली सर्विसेबल मोबाइल ऐप होगा तो इससे कस्टमर लॉयल्टी बढ़ेगा, स्पॉन्टेनियस ट्रांजैक्शंस हो रहे होंगे, हम बैंक कस्टमर को नए नए एड्स वगैरह दिखा पाएंगे, रन कर पाएंगे एड्स वगैरह, कस्टमर का एक्सपीरियंस बेहतर होगा. सो बेनिफिट्स भी होगा मोबाइल ऐप वगैरह लगाने का, लेकिन हम यहाँ पे रिस्क बात कर रहे हैं. ऑब्वियसली बेनिफिट्स है, दैट्स अ डिफरेंट साइड ऑफ इट, बट हम यहाँ बोल रहे हैं कि रिस्क भी बढ़ेगा कस्टमर के नीड्स को मीट करने चाहेंगे तो. नेक्स्ट, साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस. तो जब भी आप इंटरनेट पे काम कर रहे हैं, साइबर वर्ल्ड, तो इंटरनेट से रिलेटेड जो भी सिक्योरिटी रिस्क होता है, हैकिंग का रिस्क, वायरस अटैक वगैरह का रिस्क, कोई आजकल जैसे रैंसमवेयर वगैरह होता है, बहुत सारे मैलवेयर बोलते हैं हम, ये वर्ड सुन के रखना, आई विल मेक यू राइट एट द एंड कॉपी के लास्ट में. मैलवेयर मीन्स मैलिशियस सॉफ्टवेयर. मैलिशियस मीन्स हार्मफुल. मैलिशियस सॉफ्टवेयर, malware, that's how the word comes, malware. So malware means malicious software, यानी harmful softwares. कोई भी वो सॉफ्टवेयर जो हमें हार्म कर सकता है, that's called a malware. So साइबर सिक्योरिटी में हमारे पास ये रिस्क क्रिएट होगा. प्लस और एक प्रॉब्लम क्या होता है, ये बुक में ये वर्ड आने वाला है, फॉल्स पॉजिटिव्स. फॉल्स पॉजिटिव यानी कई बार हो सकता है कोई मेजर रिस्क है नहीं हमारे लिए, कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन कई बार हम टेस्टिंग करते टाइम हमारे को कोई एक ऐसा प्रॉब्लम दिखता है जो एक्चुअली प्रॉब्लम है ही नहीं हमारे लिए, और हम उसी को ठीक करने में लगे रह जाते हैं. फॉल्स पॉजिटिव्स के पीछे फॉल्स पॉजिटिव यानी एक ऐसा प्रॉब्लम दिखना जो एक्चुअली प्रॉब्लम है ही नहीं, और हम उसके पीछे माथा लगाते रह जाते हैं. सो दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर अस. ऐसे ही फॉल्स नेगेटिव्स होता है कि हमें दिख रहा है कि कुछ गड़बड़ नहीं है जबकि एक्चुअली कुछ गड़बड़ रह गया है. तो टेस्टिंग के दौरान फॉल्स पॉजिटिव्स, फॉल्स नेगेटिव्स हो सकते हैं. दैट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम. ओके, साइबर सिक्योरिटी ब्रीच. As the financial service has become increasingly tech based, cyber security has become part of the cost of doing business. Malware होना, malicious software, phishing attacks होना, डिनाइल ऑफ सर्विस होना, ये सब इंटरनेट की दुनिया में कंप्यूटर्स को अटैक करने के तरीके हैं. और डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं ये सब में क्योंकि बहुत ज्यादा अलग सब्जेक्ट में चले जाएंगे फिर अब. बट दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटीज. अटैक्स ग्रो मोर सोफिस्टिकेटेड ईच डे. As a result, bank security administrators, cyber security administrators are overwhelmed with false positives. And a significant amount of time is investigating things that aren't actually problems. That is a false positive. कि कोई प्रॉब्लम था ही नहीं जिसके पीछे हम significant amount of time spend कर रहे हैं. False positives. देखो, बुक बोल रहा है गुड न्यूज इज साइबर अटैक्स बढ़ रहा है, तो साथ साथ में टेक्नोलॉजी की वजह से कंट्रोल्स भी हम बेहतर लगा पा रहे हैं. तो ऐसा नहीं कि खाली नेगेटिव्स है, बट नेगेटिव भी है वो डिस्कस कर रहे हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ नेगेटिव्स है, बट नेगेटिव्स भी है. दैट इज व्हाट वी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हियर. ओके, साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस के लिए लिखना, एज बैंकिंग ऑपरेशंस are becoming more as banking operations are becoming more internet based and online. As banking operations are becoming more internet based and online.
as banking operations are becoming more internet based and online, it has become more vulnerable. It has become more vulnerable to the cyber related attacks. To the cyber related attacks. And this creates new risks and challenges for the bank. Challenges and problems for the bank. Creates new challenges, problems, risks for the bank. That's an issue. Clear है? देखो, ऑब्स्टिकल्स टू रिस्क मैनेजमेंट सीख रहे हैं. प्रॉब्लम सबसे पहला हम लोगों ने बात किया, नया लॉज आता है, उसके वजह से रिस्क क्रिएट हो जाता है, तो मैनेज करना दिक्कत है. कस्टमर का एक्सपेक्टेशंस बढ़ रहा है, नया नया टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं, उसके वजह से रिस्क मैनेज करना डिफिकल्ट है. साइबर सिक्योरिटी, आज के दिन में इंटरनेट की दुनिया में कॉन्स्टेंटली नए नए रिस्क आते जा रहे हैं, तो रिस्क को मैनेज कर पाना चैलेंज हो रहा है. एक लाइन और लिख लो, न्यू साइबर रिस्क कॉन्स्टेंटली इवॉल्व. New cyber risks constantly evolve, and hence new cyber risks constantly evolve, and hence risk management becomes a challenge. New cyber risks constantly evolve, and hence risk management becomes a challenge. And hence risk management becomes a challenge. Okay, कॉपी के लास्ट पेज में लिखना, कॉपी के लास्ट पेज में लिख लो पॉइंट जहां लिख रहे हैं, मैलवेयर. मैलवेयर, उसके लिए लिखना, मैलवेयर स्टैंड्स फॉर, मैलवेयर स्टैंड्स फॉर malicious software malware stands for malicious software, and these are harmful softwares that can affect a business. And these are harmful softwares that can affect a business. Malware is malicious software, and these are harmful softwares that can affect a business, like virus, Trojan, etc. Like virus, Trojan, etc. ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, फॉल्स पॉजिटिव्स. फॉल्स पॉजिटिव्स के लिए एक लाइन लिख लो, दिस मीन्स देयर इज अ इंडिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम. This means there is an indication of a problem when actually a problem does not exist. This means there is an indication of a problem when actually a problem does not exist. क्योंकि प्रॉब्लम है नहीं, बट खाली दिखा रहा है अपने को कि प्रॉब्लम है. फॉल्स पॉजिटिव्स, और अपने उसको ठीक करने में लगे रह जाते हैं. दैट इज अ प्रॉब्लम दैट वी आर सेइंग देयर. ओके, वर्ड आया था इसलिए वो मेंशन कर दिया हम लोगों ने. हमने अपने डिस्कशंस में अभी तक
ऑब्स्टिकल्स में 3 ऑब्स्टिकल सीख लिया, 3 और ऑब्स्टिकल्स आ रहा है अपने लिए। आगे 3 में जाने के पहले यहां तक का 3 क्लियर है ना, चेक कर लो, देन वी मूव इनटू द नेक्स्ट 3। एक बार चेक कर लो यहां तक। ओके, लेट्स कंटिन्यू। सो हमने अपने लिए ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस के अंदर 3 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। सबसे पहला डिस्कस किया रेगुलेटरी चेंजेस कंप्लायंसेस का। सेकेंडली हम लोगों ने बात किया साइबर सिक्योरिटी वगैरह की वजह से, एंड थर्ड कस्टमर एक्सपेक्टेशंस की वजह से। फोर्थ इज अ पॉइंट कनेक्टेड है फ्रॉड एंड आइडेंटिटी थेफ्ट, नाम से समझ में आ रहा होगा। फ्रॉड एंड आइडेंटिटी थेफ्ट इस वे बैंक्स के लिए बहुत बड़ा इशू होता है कि बैंकिंग फ्रॉड्स वगैरह, बड़ा फ्रॉड हो या छोटा फ्रॉड हो, लेकिन बैंक्स में फ्रॉड इज अ मेजर प्रॉब्लम एंड पीपल फाइंड न्यू वेज ऑफ डूइंग फ्रॉड्स एंड आइडेंटिटी थेफ्ट। सर व्हाट इज आइडेंटिटी थेफ्ट? टू बिकम समबडी एल्स and pretend to be somebody else and do a transaction. So कई बार बैंक वाला बन के कोई लोग आपको फोन करते हैं, ऐसा कई सारा फ्रॉड्स वगैरह का केसेस है, ठीक है ना, जहां कोई बैंक का एम्प्लॉय बन के आपको फोन करेगा, आपसे ओटीपी, पिन नंबर, कार्ड डिटेल्स वगैरह ले लेगा, चोरी कर लेगा। रिवर्स होता है कई बार, एक कस्टमर जेन्युइन कोई मैलिशियस बन के पर्सन जेन्युइन कस्टमर बन के बैंक से हो सकता है इंटरैक्ट करे। सो अलग अलग टाइप के फ्रॉड्स वगैरह होते हैं, लोग नए नए कॉन्स्टेंटली नए नए तरीके फ्रॉड करने का, या आइडेंटिटी थेफ्ट विच इज कॉल्ड इम्पर्सोनेशन, कोई और बन के काम करना। आइडेंटिटी थेफ्ट मींस इम्पर्सोनेशन, कोई और बन के काम करना। तो ये सब करने का लोग कॉन्स्टेंटली नया नया तरीका ढूंढ रहे हैं, एंड दैट इज अ मेजर रिस्क फॉर द बैंक्स। एंड ऑब्वियसली लोग नया नया तरीका ढूंढते हैं तो उस रिस्क को मैनेज कर पाना एक चैलेंज हो जाता है, बिकॉज हमें भी कॉन्स्टेंटली रिस्क मैनेजमेंट अपडेट चेंज मॉडिफाई करना पड़ता है। सिमिलर टू साइबर सिक्योरिटी, banks security admins are overwhelmed with the number of false positives for fraud and identity theft. False positives जहां प्रॉब्लम होता नहीं है लेकिन लगता है। The real difference between this risk and the last is that fraud and identity theft false positives are visible to customers and can interfere with the customer's ability to complete the transactions. यहां पे बस फर्क सिर्फ इतना है कि कस्टमर को दिख रहा होगा कि कोई ऐसा फ्रॉड या कुछ ऐसा अटेम्प्ट हो रहा है। Banks can detect potential incidents of fraud and identity theft to a far more refined degree than ever before using AI. आज के दिन में बैंक्स वगैरह भी टेक्नोलॉजी वगैरह यूज कर रहे हैं जिसके थ्रू फ्रॉड को रोक सके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हैं। जैसे बैंक्स में क्या होता है प्रैक्टिकली बताते हैं। सो बैंक्स यूज वेरियस फॉर्म्स ऑफ एआई वेयर दे आर एबल टू प्रेडिक्ट कंज्यूमर बिहेवियर। सो अगर आपके कार्ड में यूजुअली क्रेडिट कार्ड से लेट्स से यूजुअली कैसे कैसे ट्रांजैक्शंस होते हैं, ये बैंक एनालाइज कर पाता है, एआई सॉफ्टवेयर कर पाता है। और फिर अगर कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन होता है तो इमीडिएटली बैंक के सिस्टम्स में अलर्ट आता है और एक कंसर्न्ड पर्सन आपको फोन करके पूछेगा आपके कार्ड पे ऐसा ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ है, क्या आप ही ने किया है? आप बोलेंगे हाँ, बोला ओके थैंक यू बाय। But this is where the bank uses AI. The bank uses artificial intelligence to be able to predict customer behavior and to be able to prevent frauds and irregularities. Okay, लिखना ऑब्स्टिकल के लिए एक लाइन, फ्रॉड एंड आइडेंटिटी थेफ्ट. Banks deal with large amount of funds. Banks deal with large amount of funds and hence they are exposed to the risk of fraud and identity theft. And hence they are exposed to the risk of fraud and identity theft. And hence they are exposed to the risk of fraud and identity theft. Perpetrators, perpetrators constantly find new ways. Perpetrators constantly find new ways
perpetrators constantly find new ways to commit fraud and identity theft. To commit fraud and identity theft. And this creates a challenge for implementing proper risk management. And this creates a challenge for implementing proper risk management. Okay. Next, inefficient business processes. बैंक के प्रोसेसेस, बिजनेस प्रोसेसेस अगर एफिशिएंट नहीं है, काम सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो आप कितना ही अच्छा रिस्क मैनेजमेंट कर लो, इट विल नॉट बी इफेक्टिव. अगर आपके प्रोसेसेस एफिशिएंट नहीं है, ऑप्टिमम मैनर में काम नहीं कर रहे, तो रिस्क मैनेजमेंट इफेक्टिव नहीं होगा, अच्छे से ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर रहा होगा. Every year, bank needs to look at ways to offset the increasing cost of operations. Automation, monitoring go a long way not only to reducing cost but preventing operational credit and compliance risks. Okay, write a line there. Inefficient business internal processes. If the banking processes are not efficient, if the banking processes are not efficient, if the banking processes are not efficient, then new challenges and risks would be created for the bank. Then new challenges and risks would be created for the bank. And implementing effective risk management would be difficult. And implementing effective risk management would be difficult. Clear hai? And implementing effective risk management will be difficult. Lastly, increasing competition. So बोला बैंक्स में कॉन्स्टेंटली कंपटीशन बढ़ रहा है, एंड जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा बैंक्स कॉन्स्टेंटली कुछ नया करेंगे कंपटीशन से आगे जाने के लिए. एंड रिस्क मैनेजमेंट भी एक चैलेंज होगा, बिकॉज as you keep doing new things, new risks will keep arising. Overcoming the competition, beating the competition, while we keep doing new things, new risks will get created. Risk management effectively करने में एक obstacle challenge आ रहा होगा. लिखना इंक्रीजिंग कंपटीशन के लिए बैंक्स फेस स्टिफ कंपटीशन. बैंक्स फेस स्टिफ कंपटीशन in the financial services industry. Banks face stiff competition in the financial services industry. And to
compete they keep coming up with new products and services for the customers. And to compete, they keep coming up with new products and services for the customers. And to compete, they keep coming up with new products and services for the customers. Full stop. This keeps creating additional risk. This keeps creating additional risk for the bank. This keeps creating additional risk for the bank, and hence implementing risk management becomes a challenge. And hence implementing risk management becomes a challenge. But the most efficient way to get started for the banks is to refresh their offerings to meet the rising customer expectations. It is in the bank's best interest to partner with a consulting firm that can introduce new technologies that will enable it to meet the different challenges and evolving the business. लेकिन जैसे जैसे नया टेक्नोलॉजी लगाएंगे, आप बिजनेस को इवॉल्व करने जाएंगे, वैसे ही नया नया रिस्क आ जाएगा और रिस्क मैनेजमेंट एक चैलेंज बन जाएगा, ऐसा बुक बोल रहा है. Exam perspective, 6 headings about a couple of lines for each of them will be more than enough. Okay, बीच में compliance वाला एक अलग क्वेश्चन था compliance के अंदर, otherwise that is broadly the topic that we have. देखो, are we clearly getting this? नया यूनिट अभी शुरू नहीं करते हैं, we will go into the new unit from the next session actually. Okay, so for now we will finish with unit 1.3 only, but what we've discussed is आज के सेशन में 2 यूनिट फिनिश किया. 1.2 जहां रिस्क वर्सेस अनसर्टेनिटी डिफरेंसेस सीखा, व्हाट इज अनसर्टेनिटी सीखा. यूनिट 3 जहां पे हमने टाइप्स ऑफ रिस्क सारा सीखा एंड द ऑब्स्टिकल्स टुवर्ड्स रिस्क मैनेजमेंट. अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट करने में क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकता है. The initial couple of classes we going a little slow, just that you get a warmed up and you get comfortable with the concepts. फिर obviously we will pick up pace, so don't worry. We have about approximately 30 lectures हमने target रखा है and we will be able to comfortably finish in those 30 lectures. So I hope you have found the session useful and relevant. काफ़ी कुछ interesting चीज़ें हमने सीखी हैं आज के सेशन के अंदर. अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेंगे आप. टाइप्स ऑफ रिस्क के अंदर लिक्विडिटी रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, रेप्यूटेशनल रिस्क बिजनेस के लिए हमने बात किया. यहाँ पे बिजनेस रिस्क हो सकता है, क्रेडिट रिस्क हो सकता है ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह के लिए. अलग अलग टाइप्स ऑफ रिस्क सारा सीखा है हम लोगों ने. ओके, रिस्क मैनेजमेंट में ऑब्स्टिकल्स क्या क्या आ सकते हैं, 6 पॉइंट सीखा है हम लोगों ने. प्रीवियस चैप्टर में रिस्क वर्सेस अनसर्टेनिटी का 6 डिफरेंसेस सीखा है एंड अनसर्टेनिटी का डेफिनेशन सीखा है. ब्रॉडली मेनली ये टॉपिक्स था जो हमने सीखा है आज के सेशन में. रिवाइज करके रख रहे हैं आप. नेक्स्ट सेशन में चैप्टर 1 मॉड्यूल 1 जिसको अपने बोल रहे हैं फिनिश हो जाएगा. एक चीज सुन के रखो, हमारे मॉड्यूल 1 में एंड आगे भी मॉड्यूल्स में कई सारे क्वेश्चंस एंड में दिए हुए हैं. क्वेश्चंस में कई सारे न्यूमेरिकल्स भी दिए हुए हैं, लेकिन ये न्यूमेरिकल्स हमारे चैप्टर से रिलेटेड नहीं है. बी बेस्ट श्योर, चैप्टर से रिलेटेड नहीं है. हम ये डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, लेकिन एक साथ डिस्कस करेंगे. तो आगे जब ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा, चैप्टर 3-4 में आएगा, तो जब चैप्टर 3-4 में वो कॉन्सेप्ट कर लेंगे तब हम ये सम्स आपको करवाएंगे. तो इनिशियली क्या होगा, हम नेक्स्ट सेशन में चैप्टर 1 फिनिश कर देंगे. मे बी अगर हो सकेगा तो चैप्टर 2 टच अपॉन करेंगे, लेकिन चैप्टर 1 के बैक क्वेश्चंस में अभी नहीं जा रहे होंगे. आप भी मत जाइएगा. आप खुद से बैक क्वेश्चंस में जाएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक लगेगा, अचानक से इश्यूज आएगा समझने में. डोंट डू दैट, लीव इट टू मी. वी विल बी सॉल्विंग ऑल दोस न्यूमेरिकल्स एज वेल टुगेदर. सो फॉर नाउ यू हैव टू ओनली रिवाइज व्हाट वी आर डिस्कसिंग इन द क्लास. बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, इसको टेंशन नहीं लेना है, लेकिन नेक्स्ट सेशन तक डेफिनेटली चैप्टर फिनिश हो जाएगा और नए चैप्टर में हम मूव इन कर जाएंगे.
ठीक है ना। आज के सेशन को यहीं पे wrap up करते हैं, नेक्स्ट सेशन फ्रेश इस चैप्टर को wrap up करते हैं। आज के लिए इतना ही एवरीवन, thank you so much, and the people on the YouTube, don't forget you have to press the subscribe button and you have to press the bell icon so that you are updated when the next video comes in. Thank you so much everyone, thank you.